हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने ये दो क्वेश्चन कर लिए थे कि दोनों पे ए दीदी चुप। हाँ, अब हम बात करेंगे बस, तुम्हारा टाइम खत्म। ये 2 किलो है, ये 3 किलो है। इस पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं अपन 20 न्यूटन, और इस पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इसमें अपने को फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स exerted by 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg। मतलब 2 किलो के ब्लॉक ने 3 किलो के ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया होगा, ये जानने की इच्छा है। अभी तक एक साइड से फोर्स लग रहा था, अब एक लेवल अप हुआ है, अब फोर्स दोनों साइड से लग रहे हैं। तो सॉल्व करना तो मैं सिखा दिया था, तो आप लोग करना चाहेंगे या हम करें? अरे कुछ तो बोलो। 1 मिनट, हाँ शाबाश। चलो भाई ले लो, 1 मिनट करो सॉल्व। असले तो क्लास में थी, है ना? सॉल्व करो। सबसे पहला काम बनाइए। तो सबसे पहले दोनों ब्लॉक को अलग अलग कर लिया जाए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है तो फोर्सेस सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बना के अपन काम करेंगे। पहले से गिवन है 20 न्यूटन, और इधर से गिवन है 5 न्यूटन। इतना तो कर लिया। इनमें से बड़ा फोर्स कौन सा है? तो ये पूरा सिस्टम राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा? मतलब ये बात पक्की हो गई कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा दोनों ब्लॉक का वो राइट साइड होगा। इसमें कोई डाउट? मतलब ये भी इधर राइट जा रहा होगा, ये भी इधर राइट जा रहा होगा। चाहो तो आप अलग अलग बना सकते हो, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इधर ए से जा रहा होगा, इधर ए से जा रहा होगा। ये हमने एक जजमेंट लिया है। मान लो अगर ये मुझे नहीं पता चले कि कौन किधर जाएगा, तो तुम्हारा जो डायरेक्शन में मन करे वो ले लो। चाहे तुम्हें लेफ्ट लेना है लेफ्ट ले लो, राइट लेना है राइट ले लो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है? तो जैसे यहाँ से देख के तो मुझे फील हो रहा है कि राइट में जाएगा, तो मैंने राइट ले लिया एक्सेलरेशन। आप लेफ्ट भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बस इक्वेशन सही बनानी चाहिए। लिखना बंद करके समझने की कोशिश करेंगे, बाकी लोगों ने कर लेने की कोशिश करी है। ये 2 kg का ब्लॉक इस 3 kg के ब्लॉक पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स को नॉर्मल कहेंगे। अगर इस पर राइट में तो न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से इस पर पीछे की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। सारी चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? बन गया फिर वो डायग्राम? कर में ठीक। अब ये राइट साइड है तो ऑब्वियसली राइट साइड वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो राइट साइड वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो 20 तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन n नेगेटिव हो गया क्योंकि वो लेफ्ट में है। तो नेट फोर्स इतना हो गया। मैं जो लिख रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ कि नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पर या ब्लॉक पर लिखा जाएगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। तो ये हो गया नेट फोर्स, इसका मास 2 और एक्सेलरेशन a। इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली है। इसका एक्सेलरेशन राइट में कि लेफ्ट में? राइट में, है ना? तो इसका मतलब n बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 3a। क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इनको ऐड कर दिया। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये प्लस n और माइनस n कट गए, ये बचा 20 माइनस 5 और ये बच गया 5a। तो 15 इज इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस में आइए माइनस में आइए? प्लस में आइए। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन एकदम सही है। सही लग रही है बात? तो यहाँ से तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के आप नॉर्मल पता कर सकते हैं। तो मैं इन इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ।
इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा 2 × 3, मतलब 15, तो 20 में से 15 गए तो आंसर आ गया 5 न्यूटन। कितने लोगों का सही है आंसर? 1 2। क्या भाई सही है गलत है? मैंने कोई गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा, और तो मैंने पापी हरकत कर दी। 6 हो गया, 13 में 20 में से 6 जाएंगे तो 14 बचेगा, 14 न्यूटन। अब सही है? हाँ भाई, तुम्हारा 15 आ रहा था क्या तुम्हारा अभी? अच्छा, 14 ही आया था। ये जो कुछ भी लिखा है इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट है? आया ना? नहीं? क्या तुम इसका एक शॉर्टकट देखना चाहोगे? सुनो, देखो शॉर्टकट, लाल कलर से शॉर्टकट है, इसको अपन ऐसा बोल देते हैं, बाई अज्यूमिंग सिस्टम। मैं एक ऐसा ब्लॉक अज्यूम करूं एक्सेलरेशन निकालने के लिए जिस ब्लॉक का मास है 5 किलो, 2 + 3, ये पूरा एक सिस्टम हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 5। जिसमें इधर की तरफ है 20 न्यूटन और इधर से कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 15। तो अपन सीधा लिख सकते हैं 20 - 5 = 5a। एफ नेट = मास इंटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए। लेकिन जब आप नॉर्मल निकालेंगे उस वक्त आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि उन दोनों ब्लॉक्स को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उन ब्लॉक्स को अलग नहीं करेंगे तब तक आप नॉर्मल की बात ही नहीं कर पाएंगे। वरना नॉर्मल तो इंटरनल केस हो गया सिस्टम के लिए, यहाँ पे बीच में नॉर्मल लग रहा होगा, इधर राइट इधर लेफ्ट, नेट कितना हो गया होगा जी? ठीक है अक्षिता, समझ में आ गई बात? नॉर्मल के लिए आपको एफबीटी बना के किसी भी एक ब्लॉक पे इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी, नॉर्मल की कैलकुलेशन। ओके, कौन सी बात सही लग रही है, ये वाली या ये वाली एक्सेलरेशन निकालने के लिए? सेकंड वाली। दोनों ही सही है, दोनों में नंबर पूरे मिलेंगे, है ना? बस बता देना कि तुमने किया क्या है, किसको सिस्टम माना है। यहाँ पे अपने किसको सिस्टम माना है? 2 + 3, 2 kg + 3 kg ब्लॉक को। छाप लिया? किसी के मन में कोई डाउट? पक्की बात? झूठ तो नहीं बोल रही? बोलना। टीचर का क्वेश्चन टीचर से ही पूछ रही हो? आगे बढ़ा जाए। हाँ? बाट बाट, पार्टी बोलते हैं। अंग्रेजी में वेट बोल देंगे, हिंदी में बाट बोलते हैं, बाट। अरे मुद्दे की बात बताओ, प्रश्न क्या है तुम्हारा? ये दीवार से फेंक नहीं दूं मैं यहां से, ये खुल सकती है खिड़की उधर। आगे बढ़ते हैं, बाट कहते हैं हिंदी में। हाँ, एन हमेशा देखो, इसको ऐसे समझो कि ये 20 न्यूटन बड़ा है, तो ये 2 किलो का ब्लॉक 3 किलो पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को सामने वाले ब्लॉक पे लगा रहा है, तो फोर्स जो लगेगा वो यहाँ पे टुवर्ड्स लगेगा ना इस ब्लॉक के। नॉर्मल जब लिखाया था तो बोला था नॉर्मल टुवर्ड्स लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। सिमिलरली न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर 3 kg पर राइट में है तो 2 kg पर लेफ्ट में होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इनकी डायरेक्शन इस पे इधर आ जाए। अगर ये सोच, तू खुद सोच, चल इस एन की डायरेक्शन को मैं लेफ्ट में कर दूं तो इस पूरे ब्लॉक पे नेट फोर्स लेफ्ट में ही हो गया, तो फिर एक्सेलरेशन राइट में कैसे आएगा? पॉसिबल है क्या एक्सेलरेशन फिर राइट में? नेट फोर्स ही अगर लेफ्ट में है तो फिर एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में हो जाएगा, तो फिर सारा तुम्हारा जंक्शन ही गलत है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में किसी कोई डाउट? तो तुमने ब्लॉक के साथ खेलना सीख लिया, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी को? तुमने रस्सी के साथ क्या क्या सीखा है अभी? रस्सी काटना सीख लिया? ठीक है, तो आओ रस्सी में और खेलें। तुम्हें रस्सी कूदना आता है?
अरे आता है कि नहीं आता? क्या बोलते हैं उसको? स्किपिंग। हाँ, स्किप कर देना रोप को चरणों के नीचे से। तो आओ जरा रस्सी की और बातें करें। हमने 2 ब्लॉक वाली रस्सी देख ली, कितनी रस्सी देखी हमने? क्या हमने 2 ब्लॉक के बीच में रस्सी बांध के क्वेश्चन किया है? नहीं किया ना अभी? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं किया सर। हाँ, टग ऑफ वॉर ही तो बस समझाया था सर आपने। चलो आओ बातें करें। ये है 1 kg का ब्लॉक, ये है 2 kg का ब्लॉक, और इस पे इधर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। ठीक है जी। इसका नामकरण क्या कर दें? ए। इसका नामकरण कर देते हैं बी। तो प्रश्न है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब पूरा, है ना, एक साथ ही चलेगा तो पूरे का एक्सेलरेशन चाहिए। एंड टेंशन इन रस्सी, और रस्सी में टेंशन बता दीजिए। आप लोग करेंगे या मैं करूं? कौन बोला ये आप कर दो? शर्म नहीं आई? मसूरी घूम के आ रहा है गधा, खाली हाथ? बिल्कुल तेरी गलती है। तुझे ये बोलना चाहिए मेरी पिताश्री कक्षा 12वीं चल रही है। अच्छा 11वीं है क्या तुम्हारी तो? अरे यार, 11वीं जैसे इंपॉर्टेंट क्लास में आप मुझे कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा घूमने, क्योंकि टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगती है। यहाँ पे इस ब्लॉक की बात करेंगे तो इस ब्लॉक पे टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे हो गई, इस वाले ब्लॉक पे बात करेंगे तो टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे हो गई, और ये पूरा सिस्टम राइट में जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन राइट में हो गया। क्या फिर डायग्राम बन गया? आसानी से बन गया। ठीक है, इक्वेशन लिखी जाए तो सबसे पहले किस पे इक्वेशन लिखना पसंद करेंगे आप? ठीक है, तो भाई ए पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। ए पर इक्वेशन लिखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स वही है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही लिख रहे हैं। तो इस पर नेट फोर्स बस टेंशन ही है, और तो कुछ थोड़ी है। देखो इस पर राइट डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन के अलावा कोई फोर्स है क्या? तो मैंने लिख दिया T इज इक्वल टू इसका मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे क्वेश्चन इस पे लिखेंगे 18 बड़ा है कि T बड़ा है? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन राइट में है। तो 18 बड़ा है तो हम लिखेंगे 18 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। कितनी इक्वेशन हो गई? तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया ये 18 इज इक्वल टू 3a। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात को हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। इस पूरे सिस्टम पर देखा जाए तो पूरे सिस्टम का नेट मास कितना है? देखो सिस्टम मानेंगे तो सिस्टम कैसे मानेंगे? 3 kg का ब्लॉक है तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो गई, और इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 18। फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन आ गया। इधर एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे? एफ नेट अपॉन एम नेट। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 18/3, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। इसको ये हमने इस लाइन से ऊपर क्या सीखा है? सिस्टम मान के। लाइन के ऊपर क्या सीखा है? सिस्टम मान के। तो चलो भाई एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन क्या जब टेंशन की जरूरत है तो टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे आसान इक्वेशन किस पे लिखना है? ऑब्वियसली ए पर, क्योंकि ए पर सिर्फ लगने वाला फोर्स कौन सा है? एक। तो हम वहां पर लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 टी इज इक्वल टू 1a था, तो टी इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन की जगह 6, तो आंसर हो गया 6 न्यूटन। सही है? हाँ भाई गोलू, ठीक है, समझ में आ रहा है? भाई इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है? क्या नहीं आया? इक्वेशन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक पकड़ा, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? हाँ, ये ब्लॉक पकड़ा, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? बस, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स T, ब्लॉक का मास M, ब्लॉक का एक्सेलरेशन है।
इसको पकड़ा, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? इधर इस पे टी भी तो इस पे लग रहा है, ये वाला, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सेलरेशन राइट में है तो 18 पॉजिटिव हो गया, टी नेगेटिव हो गया, तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स 18 माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड कर दिया सॉल्व। और किसी को कोई डाउट? तन्मय ब्रो? अच्छा नहीं, चल है भाई। अरे प्रतिज्ञा जी, आप कैसी हैं? ऑल गुड? मन की आवाज प्रतिज्ञा। इस बात से मैं खुश हूं कि अब आप लोग अगला क्वेश्चन खुद करेंगे। आइए खुद करते हैं। अरे अरे, पेज वेज फाड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है कर लेगा। मैं ना, यहाँ पर तुमने देखा होगा मैंने उस फिगर में ही एफबीडी बना दिया, मैंने अलग से नहीं दिखाया। तो ये भी आप कर सकते हो, रस्सी में जगह बहुत होती है ना। और अगर आपको एफबीडी बनाना है तो फिर आपको एक ब्लॉक यहाँ, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक एज इट इज बनाने पड़ेंगे। इस पे 1 किलो ले लेते हैं, अगला ब्लॉक 2 किलो का ले लेते हैं, अगला ब्लॉक 3 किलो का ले लेते हैं। महिका नाम की एक बालिका है, वो कहाँ है? हिमाचल? अच्छा। 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। ए सॉल्व कीजिए। भूल न जाना, भूल न जाना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जाने जाना। टेंशन देख, सुन मेरी बात, यहाँ पे रस्सी एक है कि दो है? तो टेंशन कितनी होंगी? ध्यान रखना, जितनी रस्सी उतनी टेंशन, सेम रस्सी सेम टेंशन। ऐसे याद कर, जितनी रस्सी उतनी टेंशन, सेम रस्सी सेम टेंशन। इस बात को लिख लेना अपनी भाषा में ऐसे ही। क्या लिखना है? जितनी रस्सी उतनी टेंशन, सेम रस्सी सेम टेंशन। नेट एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है। इस सिस्टम का टोटल मास है 3, 2, 5 और 1, 6। इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 12। तो 12/6, सीधा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। टेंशन के लिए क्वेश्चन बना दो हर एक ब्लॉक पे, सीधा आंसर। एक्सेलरेशन के लिए नहीं, तो उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि तुमने सिस्टम क्या माना है। लेट्स अज्यूम सिस्टम इज 1 kg + 2 kg + 3 kg। हाँ चलेगा चलेगा, सब चलेगा, सब दौड़ेगा। 2 और 6 आ रहा है। ये क्वेश्चन करने के बाद ना तुम ना देखो बहुत चीज़ें डीप में सीखोगे, पहले तुम बेसिक सीख लो। इतना समझ में आ गया?
तो ना सबसे पहले मैंने कर लिया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास नेट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ना इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो है 12 न्यूटन, और सिस्टम का टोटल मास है 1 + 2 + 3, और यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम यहाँ से निकाल लिया बच्चों ने 12/6, 3 2 5 और 1 6, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। क्या इस एक्सेलरेशन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। ये तो हो गया एक्सेलरेशन का सीधा डायरेक्ट काम। अब टेंशन के लिए एफवीडी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस पूरी रस्सी में टेंशन T1 है, तो यहाँ पे टेंशन T1 इधर लग रही होगी, यहाँ पे इधर लग रही होगी। भाई एफवीडी सही बनाया ना? T1 T2 कहाँ बनाए? बनाने चाहिए ना, डायरेक्शन के साथ बनाओ। यहाँ पे क्या लगेगा? T2, और यहाँ पर क्या लगेगा? T2। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगेगी, नॉर्मल हमेशा टुवर्ड्स लगेगा। तो यहाँ पर टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे लग रही है, देखो तीनों पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? पूरा सिस्टम इधर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ए सिस्टम के बराबर रहा होगा, तो इन सब का एक्सेलरेशन भी मुझे पता चल गया। इक्वेशन लिखी जाए, जैसे उस 1 kg ब्लॉक पर लिखूंगा T1 इज इक्वल टू 1 × A, तो T1 इज इक्वल टू 1 × एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, तो 2 न्यूटन आ गया भाई टेंशन। एक तो काम खत्म। दूसरे वाले पे इक्वेशन लिखी जाएगी तो लिखूंगा मैं T2 - T1, इसका नाम रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। T2 - T1, T1 T2 में कौन बड़ा होगा? T2, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन किधर है? राइट में। तो T2 - T1 इज इक्वल टू 2 × एक्सेलरेशन, तो T2 इज इक्वल टू T1 + 2A, और T1 की वैल्यू अपने बच्चे निकाल ही चुके हैं पहले से, 2, और एक्सेलरेशन कितना है? 2, तो +2 × 2, तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 6, मतलब 6 न्यूटन T2 पता चल गई। तो T1 T2 दोनों पता चल गई आपको। ये आपकी थी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट? किसी की अगर और इच्छा है कि नहीं मैं इस T3 की इक्वेशन भी लिख ही दूँ बस मजे लेने के लिए, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल चुके हैं, तो वो भी लिख ही देते हैं। 12 - T2 इज इक्वल टू 3A, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं सिस्टम नहीं मानता उस केस में मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर देता, देखना। और तीनों इक्वेशन को ऐड करने से यहाँ का T1, यहाँ का -T1 कट जाता, यहाँ का T2 और यहाँ का -T2 कट जाता, तो तुम्हारे पास कितना बचता? 12 भी तो बचता। और इधर राइट साइड कितना आता? 1A + 2A + 3A, तो टोटल कितना होता? 6A। तो एक्सेलरेशन भी कितना आता? 2 ही आता, जो कि मैंने पहले ही वहाँ निकाल रखा। ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्सेलरेशन T1 के लिए तुमको एक्सेलरेशन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। या तो तुम एक्सेलरेशन तीनों को सॉल्व करके निकालो और वापस से एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रखो, या फिर सिस्टम मान के पहले एक्सेलरेशन निकाल लो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, बाद में इक्वेशन बना दो, वैल्यू डालो, आंसर आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास 3 इक्वेशन है, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, T1 पहली इक्वेशन से आ गया, T2 आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही सही हैं, जो मन करे उससे निकालो। T1 और T2 के एक ही बात है। तुमने अल्टीमेटली कुछ लोगों ने सिस्टम बना के निकाला होगा, जिन लोगों ने सिस्टम बना के नहीं निकाला है उन्होंने 3 इक्वेशन बनाई है, तीनों को ऐड किया है, ऐड करके एक्सेलरेशन निकाला है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले इक्वेशन 1 में डाली है तो T1 आया है, फिर या तो 2 में डाली होगी या 3 में डाली होगी, यही किया होगा। ठीक है? क्या तुम इतनी बात जो भी अपन ने बोर्ड पे पढ़ी इससे संतुष्ट हो? इसमें कोई डाउट है? तुमको ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि अगर मान लो कभी आड़ा तिरछा फोर्स दे रखा हो तो उसके क्या कर लेने हैं? पंप। ये बता रखा है, एक क्वेश्चन कराया भी था, हाँ? सबसे स्टार्टिंग एक ब्लॉक पे फोर्स लगा के। अब 2 मिनट की लिखना बंद कर दो। अब देखो फिजिक्स काम कैसे करती है यहाँ। एक बात मैंने बोली थी कुछ दिन पहले कि फोर्स ना, मास ना फोर्स को खाता है, और उस वक्त आपके समझ में कुछ नहीं आया था।
अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ, देखो फोर्स कैसे खाया जा रहा है मास के द्वारा। इस पे टोटल कितना फोर्स था? 12 न्यूटन। ठीक है, तो मैं रेड कलर से समझा रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। T2 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? 6। और T1 कितना निकाला? 2। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 2। इसको ऐसे समझ कि यहाँ पे 12 न्यूटन फोर्स था, 12 में से 6 न्यूटन फोर्स किसने खा लिया? 3 kg ने। तो उसने कितना पास ऑन किया? 6। 6 में से इसने कितना खाया होगा? 4। तो इसमें कितना पहुंचा? 2। यही मतलब है ना। अब देखो खा कैसे रहा है। हर फोर्स, हर मास m इंटू ए फोर्स खाता है और बाकी फोर्स पास ऑन कर देता है। जैसे ये 12 था तो इसने 3 इंटू 2, 12 में से 6 गए तो 6 खा लिया, बाकी बचा 6 आगे भेज दिया। यहाँ पर 6 है तो इसने कितना खाया होगा? 2 इंटू ए मतलब 4, तो 6 में से 4 गए तो यहाँ पे कितना चला गया? 2। इसने कितना खाया होगा? 1 इंटू ए मतलब कितना खाया होगा? 2। तो 2 में से 2 खा लिया तो यहाँ पे कितना गया? 0। समझ गया पूरी कहानी? इसीलिए मैंने उस वक्त बोला था कि जो मास होता है वो किसको खाता है? फोर्स को। और कितना मास खाता, कितना फोर्स खाता है? m इंटू ए। कितना मास खाता है? m इंटू ए। समझ गई बात? कोई प्रॉब्लम? कुछ पर्सपेक्टिव अलग सा लग रहा है? यही समझाना था। आगे बढ़ते हैं। छाप लिया ना? ठीक है, आगे देखो। देखो चीज़ें तो बहुत पढ़ने के लिए हैं, बहुत हैं। मतलब ऐसा है कि आराम आराम से 2 महीने अपन इस चैप्टर को चला सकते हैं। मतलब की चीज़ पढ़ते हैं। तो तुमने ब्लॉक देख लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक देख लिए, रस्सी प्लस ब्लॉक देख लिए। यहाँ तक कोई डाउट? तुमने अभी तक सारी रस्सियाँ कैसी देखी हैं? मासलेस देखी हैं। अब तुम्हें मास वाली रस्सी दिखाते हैं। ठीक है, एक रोप है। रोप दिख गई? ये 6 kg की रोप है और 4 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, क्या नहीं लग रही है? 4 मीटर 6 किलो की रस्सी है ना। तुमने रस्सा नहीं देखा क्या? हाँ मतलब कैसी बातें कर रहे हो, तुम बड़े भोले बच्चे हो। वो गली के बाहर वाले अंकल जो कुर्सी चार डाल के बैठते हैं ना, उनके साथ बैठा करो कभी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन की असली समझ वहीं बैठ के मिलती है, बाकी सब किताबी ज्ञान है। जो वो चार अंकल बैठते हैं ना, वही सबसे ज्यादा चीज सिखाते हैं, जिनमें से मैं भी एक खुद हूँ। ठीक है, तो इस पे ना अपन ने काम करते हैं, 40 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पूरा सिस्टम ऐसे जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, अपन को 3 पॉइंट दे दिए। इस पॉइंट का नाम है ए, बी इज मिड पॉइंट एंड दिस इज सी, ई इज मिड पॉइंट। क्वेश्चन बस इतना है, फाइंड टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी। इन तीनों पॉइंट पे उसने अपन से टेंशन पूछने की इच्छा रखी है। हम उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। भाई साहब दिमाग में एक चीज सेट कर लो, मास लेस रस्सी थी तो हमने क्या माना था? सेम रस्सी सेम टेंशन, पूरी रस्सी में सेम टेंशन रहेगी। लेकिन अगर मास हो गया तो उस केस में ये रस्सी रही नहीं, ये तो ब्लॉक बन गई ना। सोच के देख। हाँ है ना, क्योंकि अगर ये रस्सी के पास मास है तो फिर किसको खाएगी? फोर्स को खाएगी। अभी तक क्या हो रहा था पिछले, जैसे तुमने देखा कि इस पूरी रस्सी में जितना फोर्स यहाँ पर आया 6 न्यूटन, वो पूरे का पूरा पास ऑन उसने यहाँ तक किया 6 न्यूटन। इसके पास कितना आया? 2 न्यूटन, तो इसने पूरे का पूरा यहाँ तक पास ऑन किया 2 न्यूटन। लेकिन अगर इस रस्सी के पास यहाँ पर मास आ जाएगा तो क्या वो पूरा फोर्स पास ऑन करेगी या फिर कुछ खाती जाएगी? थोड़ा थोड़ा फोर्स खाएगी। बस वही बात है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इन तीनों पॉइंट्स पर इसने हमसे रस्सी पे टेंशन पूछ रखी। तो टेंशन निकालना देखो बहुत आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला काम है एक्सेलरेशन निकालना। तो मैं रंग बदल देता हूँ गिरगिट की तरह, रंग बदल दिया। तो एक्सेलरेशन अगर सिस्टम का देखा जाए, ए
जो कि इधर जा रहा होगा कहीं। तो एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन एम नेट, क्या मैं सिस्टम मान के निकाल सकता हूँ? तो नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे? 40, और मास कितना है? 2 + 6 + 2, तो मतलब 10 हो गया ना मास। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, सिस्टम मानने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसका ना मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मुझे करने को बोला जाए तो मैं यहाँ पे एक भी पेन नहीं उठाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन को देखूंगा और मैं सबके आंसर बता दूंगा। देखो कैसे। एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया है। एक्सेलरेशन में कोई डाउट है क्या? नहीं। इस पे लगने वाला एकमात्र फोर्स T1 था, तो अगर तुमसे T1 पूछा जाता तो T1 तुम सीधा बोल देते मास इनटू एक्सेलरेशन, आया ना? तो तुम्हें T1 में भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैं T2 के लिए क्वेश्चन बनानी पड़ रही है ना, मैं कह रहा हूँ तुम T2 में भी पेन मत उठाओ, T2 भी डायरेक्टली करो। देखो कैसे। इन दोनों के सिस्टम मान लो, ये ब्लू कलर से सिस्टम दिख रहा है क्या? बस समझ गए ना, 2 ब्लॉक, जितना दिखे चाहिए उतने दिखाना है। इन दोनों के सिस्टम मान लिया, इन दोनों को सिस्टम मान लिया, तो सिस्टम में टोटल मास कितना हो गया? T1 इधर, T1 इधर, नेट T1 कितना हो गया? 0। तो T1 तो इंटरनल हो गया ना। इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? T2। तो सिस्टम का मास है 3 kg, फोर्स T2 है, तो तुम इक्वेशन इस सिस्टम पे लिखोगे T2, मन की आंखों से देखो, फोर्स लिखोगे T2, सिस्टम का मास है 3 और सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2, तो T2 की वैल्यू आ गई 6। वही तुमने यहाँ पे निकाली ना 6 न्यूटन। अब बताओ क्या जरूरत है पेन उठाने की? डायरेक्टली हो सकते कि नहीं हो सकते? लेकिन इसे करने के लिए पहले तुम्हें सारी बेसिक इक्वेशंस सॉल्व करना आनी चाहिए, और पहले आप सारी इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करेंगे। पेपर में ऐसा करोगे तो नंबर 1 नहीं देगा। ठीक है जी, समझे? नहीं समझे नहीं, क्या कहते हैं भोजपुरी में? बूझे। हाँ, आती है। भोजपुरी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें मतलब कोई गाली भी देता है ना तो ऐसा लगता है गाना गा रहा है। ऐसा 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 मेलोडियस लैंग्वेज है। हाँ, तुम्हें सब जानना है मेरे बारे में? नहीं, आप बताओ। अरे नहीं, आप बताओ। चलो भाई, पानी वानी पी लिया, वापस समझ में आ गया इतना कि हम सिस्टम मान के चीज़ें अपने लिए आसान कर सकते हैं। हम सिस्टम इस तरीके से मान सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स है वो कम से कम फोर्स हो, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस वो कम हो, और उस फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, एक्सेलरेशन 4 आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पर टेंशन निकालनी है तो तुम ना देखो, मैं सिस्टम मान के सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग बस रोना मत। मुझे पता है तुम रोओगे नहीं क्योंकि तुम सारे अच्छे बच्चे हो। टी ए निकालने के लिए मैंने सिर्फ इस 2 kg ब्लॉक को यहाँ से काटा, हाँ काटा, रस्सी में से काट लिया ना, और इस 2 kg ब्लॉक को यहाँ से काट दिया, तो इस ए पॉइंट पर टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे इधर टी ए नहीं लग रही होगी क्या? आया ना? तो इस पर अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 × 4, तो टी ए की वैल्यू 8 न्यूटन आ गई। क्या आपके समझ में आया? आया ना? अरे यार हाँ या ना? यस सर, नो सर? नहीं आया? बता क्या डाउट है? टी ए के दोबारा समझा दूं, इस पॉइंट पर जो टेंशन है उसका नाम क्या रखा है? बी पर टेंशन का नाम, यहाँ पर टेंशन का नाम, यहाँ पर ए पॉइंट पर जो टेंशन है उसे निकालने के लिए यहाँ से तुम्हें पता रखा था टेंशन निकालने की रस्सी को काटा जाता है, तो यहाँ पर टेंशन निकाल गई, मैंने इसको काट लिया। जब मैंने इसको यहाँ से काटा तो ये ब्लॉक इधर आ गया। ब्लॉक पे जो भी टेंशन होती है वो रस्सी के अलोंग ऑब्जेक्ट से अवे होगी कि नहीं होगी? तो रस्सी के अलोंग ऑब्जेक्ट से अवे है, नाम इसका क्या है? टी ए। अब समझ में आया? और उसके बाद लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हर बार मैं यही लिख रहा हूँ, इसके अलावा दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ मैं।
ठीक है कछुए, ठीक है हाँ। चलो भाई, तो तुम्हारा टीए का काम खत्म हो गया। टीबी निकालने के लिए मैं इतनी रस्सी काट रहा हूँ, ये है तुम्हारा 2 kg। ये रस्सी अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी रही होगी, 2 मीटर। टोटल अगर ये 6 kg है तो आधी रस्सी का मास कितना होगा, अच्छा इतना पता है तुम्हें, तो ये 3 kg हो गया। और यहाँ पर जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी ऑब्जेक्ट से अवे, और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, टीवी। इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिस्टम पे लगने वाला एकमात्र फोर्स टीबी है कि नहीं है, और सिस्टम का मास कितना है 2 + 3, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 4। तो आंसर कितना हो गया टीबी का, 20 न्यूटन। लेंथ का काम अपन ने किस चीज में इस्तेमाल किया, मास निकालने में। आधी रस्सी आधा मास, पूरी रस्सी पूरा मास। कौन पूछा था, समझ में आया? अबे सिंपल है ना यार, यहां से लेके यहां तक 6 kg है, तो आधे में कितना हो जाएगा 3 kg, तो वही तो लिखा है 3 kg। कितना चमक गया, सी से क्यों निकाला, तुम्हें टेंशन कहाँ पे पूछी गई है, तो कहाँ पे रस्सी काटोगे, इसीलिए जहाँ पे पूछी गई वहां से रस्सी काट देंगे। और रस्सी मासलेस है नहीं कि तुम कहीं से भी काट दो, इसलिए जहाँ पे पूछी गई वहीं पे कट लगाना है। देखो चीज़ें ना, ये 2 kg का ब्लॉक है, अगेन ये रस्सी है। इस बार रस्सी की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल मास कितना है 6 kg, क्योंकि इस बार पूरी 4 मीटर की रस्सी है, और इस पॉइंट का नाम कितना है सी, तो इस पर टेंशन कितनी हो जाएगी टी सी। इस पूरे को सिस्टम मान लिया ना अपन ने, तो इस पर क्या लिखोगे, एफ बराबर एम इंटू ए, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पर नेट फोर्स है टी सी, सिस्टम का मास है 2 + 6, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 6 और 2 8, 8 इंटू 4 तो कितना हो गया 32 न्यूटन। सिस्टम मान की चीजें आसान हो रही कि नहीं हो रही, बहुत आसान है। अब इसी क्वेश्चन को मान लो मैं सिस्टम मान के ना करूं, तो देखो चीजें कितनी टफ हो जाएंगी। इक्वेशन बनाने में ना तुम घूम जाओगे ऐसे क्वेश्चन में। गौर से देखना, ये लिखना नहीं, सिर्फ समझना कि ये पाप क्यों है। ये 4 ब्लॉक प्रॉब्लम बनी कि नहीं बनी, आया ना। ये पॉइंट का नाम ए था, तो इधर ए टी ए, और इधर क्या हो जाएगा टी ए। इस पॉइंट का नाम बी था, तो इधर टी बी, और इधर कितना हो जाएगा टी बी। इस पॉइंट का नाम सी था, तो इधर टी सी, और इधर टी सी, और इधर 40 न्यूटन था। ये 2 किलो का था, ये 3 किलो का था, ये 3 किलो का था, ये 2 किलो का था। 6 किलो के 2 से कर दिए ना, 3 किलो 3 किलो। अब इस पे तुम इक्वेशन लिखोगे, तो पहली इक्वेशन इस पे लिखोगे टी ए बराबर 2a, दूसरी इक्वेशन इस पे लिखोगे टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 3a, फिर इस पे लिखोगे टी सी माइनस टी बी इज इक्वल टू 3a, फिर इस पे लिखोगे 40 माइनस टी सी इज इक्वल टू 2a, और फिर इन सबको ऐड करोगे। ऐड करने से बाकी सब कट जाएंगे, टी ए कट गया, टी बी कट गया, टी सी कट गया, तो ऐड करने से कितना लिखोगे 40 इज इक्वल टू 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10a। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इस 4 की वैल्यू को इसमें डालोगे, फिर इसमें डालोगे, फिर इसमें डालोगे, फिर इसमें डालोगे, सारी वैल्यू आ जाएगी। कौन सा बढ़िया लग रहा है, सेकंड वाला लिखो, मुझसे सेकंड पसंद आ रहा है ना, दोनों लिखेंगे। कौन सा अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, अच्छा तुम लोगों का मेरे से एक चीज समझ में आती है कि जहां दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ जाए ना, वहां पे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए कि मतलब सीधा जाना है, राइट मुड़ जाना है, दैट्स इट। वैसे दोनों ही मेथड है, दोनों ही मेथड आप कोई भी मेथड चूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। आप लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। तो इस छापने के दौर के बाद वापस, बस देखो तुम लोगों ने अब रस्सी सीख ली, सारी ब्लॉक सीख लिए।
अब वक्त है तुम लोगों को प्लैंक सीख लेना चाहिए। प्लैंक समझते हैं? मतलब देखो, प्लैंक या फिर इसका दूसरा नाम है वेज, है ना। ऐसा बोल देंगे प्लैंक किसी एंगल पे टिल्ट है, वैसे उसको दूसरी भाषा में वेज बोलते हैं। वेज नॉन वेज वो वाला वेज नहीं है। ऐसा एक है कि जैसे ये समझ लो आप, एक सरफेस को अपन ने इस तरीके से ऐसा है, राइट। अब इसके ऊपर कोई भी ब्लॉक रखेंगे तो नीचे खिसकेगा, बस वही काम करना है। तो यहाँ पर जैसे एक ब्लॉक को रख दिया, इसका मास m है, जब तक हम बोल नहीं रहे तब तक सारी की सारी चीज़ें फ्रिक्शनलेस हैं, जब तक बोला ना जाए सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। m मास के ब्लॉक पे इस क्वेश्चन में या इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए। तो इस पे एक तो धरती माता नीचे की तरफ इस पे mg लगा रही है, पहला काम। mg के बाद सरफेस के नॉर्मल, जो नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये नॉर्मल हो गया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है तो नॉर्मल इधर लग गया। जब भी कंपोनेंट्स किए जाएंगे फोर्सेस के, हमेशा अलोंग द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस किए जाएंगे। सेट कर लो दिमाग में, क्या याद किया? अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। mg न तो सरफेस के अलोंग है ना ही सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये काम मुझे करना है। तो थोड़ा ज्योमेट्री यूज करनी है। ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ज्योमेट्री इतना तो आती है। ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? दिस इज 90 माइनस थीटा, टोटल 90, तो ये कितना आ गया? कितना चमक गया? इधर mg है, थीटा वाला कंपोनेंट को हम mg cos थीटा बोला करते थे, और उसके परपेंडिकुलर वाले को mg sin थीटा। अब हे नलाइको, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला हमेशा mg sin थीटा होगा, ये वाला हमेशा mg cos थीटा होगा, याद कर लो। कंपोनेंट्स में बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये थीटा ये क्या। अगर वेज का एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा है, तो उस केस में सरफेस के अलोंग mg sin थीटा आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर mg cos थीटा आएगा। टाइम बचेगा तुम्हारा हर बार। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंगल देने का एक और तरीका होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि इंक्लिनेशन इज 1 in x, है ना। ये अलग ही टर्मिनोलॉजी है, तुमने अभी तक नहीं सुनी होगी। इसका मतलब क्या है? इंक्लिनेशन इज 1 in x, तो 1 in x समझ में आया? नहीं आया होगा। 1 in x का मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स गिवन है, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हो कहीं भी, वैसे तो रेयरली किसी क्वेश्चन में मिलेगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है इंक्लिनेशन इज 1 in x, तो 1 in x का मतलब होता है साइन थीटा है 1 अपॉन एक्स। याद रह जाएगा क्या? टर्मिनोलॉजी याद करनी है, कोई दोस्ती नहीं है। और हो सकता है शायद कोई क्वेश्चन भी ना मिले तुम्हें कभी, बोर्ड में तो हो सकता है शायद मिले ही नहीं। तो तुम लोगों को ये सब चीज़ों पे उतना ही ध्यान देना जितना ज़रूरत है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी सारी बातें। तुमने सारे फोर्सेस देख लिए, इसको मैं वापस से एक बार तुम्हारी सहूलियत के लिए अलग से बना रहा हूँ। जैसे इधर नॉर्मल था, इधर कितना आ रहा था बेटा? mg cos थीटा, और इधर कितना था? mg sin थीटा। इक्वेशन हमेशा सरफेस के अलोंग और सरफेस के परपेंडिकुलरली लिखी जाएंगी। तो मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिख रहा हूँ, सिर्फ पहली बार समझाने के लिए लिख रहे हैं, आगे से कभी नहीं लिखेंगे। परपेंडिकुलर टू द सरफेस में देखूंगा तो मैं देखूंगा कि ये ब्लॉक इस सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये है कि भैया n माइनस एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया? एम जी कॉस थीटा। समझ के बात? ठीक है। और अगर अपन अलोंग द सरफेस बात करें, देखो तुम लोग ना जो भी चीज़ें है ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अगर तुम्हारे स्ट्रांग है ना तो क्वेश्चंस का लेवल बस ऊपर बढ़ता जाएगा। बोर्ड में थोड़े कम लेवल आएंगे, नीट जेई में थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा बस, बाकी बेसिक यही है सबका।
अलोंग द सरफेस अगर तुम बात करोगे तो इस पे देखो, अलोंग द सरफेस से ब्लॉक मूव करेगा। अलोंग द सरफेस ब्लॉक को नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो गिरेगा ही नीचे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो मास से मास कट गया, तो इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया? जी साइन थीटा। मतलब अगर आप किसी ब्लॉक को ऐसे हवा में ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने पे वो किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है? जी से। लेकिन अगर आप किसी उसको इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे, इंक्लाइन प्लेन पे रखने पे उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? जी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ वेज या फिर वो प्लेन। जो समझ गई बात इतनी? यहां तक किसी के पेट में कोई समस्या आया ना? ठीक है, छाप लेंगे। आप लोगों को होमवर्क लिख लेना चाहिए। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का होमवर्क है 4.1 से लेके 4.1 से लेके आपको करना है सॉल्व 4.6 तक। 7 भी कर सकते हैं, 4.7 तक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास सैटरडे। 4.1 से लेके 4.7 तक 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेना। ठीक है जी। Will you चलिए, तो होमवर्क आपको दिया जा चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? क्यों थक रहे हो? आइए, तो हम लोग देख चुके हैं होमवर्क 4.1 से लेके 4.7 तक। हमने वेज में एक छोटी सी चीज़ देख ली कि वेज पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख के लुढ़काया जाए तो लुढ़काने पे वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा ना। देख लिया अपन। आगे जो आपके जो देखने वाली चीज़ है वो है पुली। पुली का काम होता है क्या? खींचना है ऐसा? पुली का काम क्या होता है, कोई बता सकता है? पानी निकालना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुएं में गए हो, कुएं में से पानी निकाला है ना? ऐसे यहाँ पे अपन खड़े हो जाते हैं, या ऐसे थोड़ा सा अच्छा सा बना देंगे तो अच्छा, इस तरीके से रस्सी से पकड़ को ऐसे खींचते हैं तो ऐसे ऐसे खींचते हैं। हाँ, अच्छा खुश भी है। खुश भी है, ऐसे दुखी नहीं है, खुशी खुशी पानी खींच रहा है। तो स्लेवरी नहीं है बेटा वो, हिंदी में कहते हैं घिरनी। घिरनी समझते हैं? हाँ, खतरी। कहीं मैं छपरी तो नहीं बोल रहा था। अच्छा अच्छा, तो पुली को हिंदी में घिरनी कहते हैं। उसके ना ऐसे अचार, मतलब अगर देखा जाए तो अचार बहुत बढ़िया लगेगा, है ना? अचार से खाई जा सकती है। हिंदी बस इसलिए है ताकि आप कम से कम 2+आधा 2.5 तो बोलना सीखो। घिरनी की जहां तक बात है या पुली की बात है, आंटी चुप हो जाओ, वापस से दोनों।
पुली का जो काम है, पुली का काम क्या समझते हैं आप लोग, क्या होता है पुली? पानी खींचना तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इसके अलावा भी ढेर सारी जगह आपने पुली देखी है, आप लोगों ने बस कभी नोटिस नहीं करी। जैसे आप लिफ्ट में भी होता है, बिल्कुल सही, लिफ्ट में भी होता है। आप लोग जैसे जेसीबी वगैरह का जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में जो मशीन्स लगी होती हैं, वो जिस हिसाब से उस नीचे सामान को ऊपर लेके जाती हैं, तो वहाँ पे भी ऊपर गोल गोल घिरनी लगी होती है पुली, है ना। तो घिरनी का मतलब है गोल गोल घूमना है, सिंपल ऐसा मतलब है, मतलब रोटेशन मोशन हो रहा है। तो तुम्हारे लिए जो पुली होगी वो पुली कुछ ऐसी दिख रही होगी। इस पुली को अपन ने यहाँ पे बांध दिया। आप लोगों ने एक काम और अगर देखा होगा, आसपास कहीं काम हो रहा हो, तो वो क्या करता है कि ऐसे पुली बांध देता है और उस पुली में से पाइप खींचता है, जमीन पर रखे भारी भारी पाइप या ऐसे सबमर्सिबल में से पाइप नीचे से निकाल रहे हैं, बोरिंग में से। तो वो एक चेन को ऐसे घुमाता रहता है, एक चेन को तेज तेज घुमाता है, तेज तेज घुमाने से वो जो दूसरा जो चेन का दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से से सामान ऊपर उठना शुरू होता है। अगर आपने देखा है तो, वरना नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तुमने ये सब देखा होगा, शक्ल पे तुम्हारे 12:30 वैसे ही बज चुके हैं। तो देखो, पुली तुम्हारे लिए हमेशा मासलेस रहेगी, ठीक है। पुली तुम्हारे लिए फ्रिक्शनलेस रहेगी। तो हे मेरे प्यारे गधो, अगर पुली मासलेस है, और अगर मासलेस है तो कोई भी फोर्स नहीं खाएगी, और अगर फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शनलेस है तो इसका मतलब ये घूमेगी नहीं। घुमाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो उसे घुमाएगा कौन? पॉइंट। मतलब ये ऐसा हो रहा होगा कि जैसे अगर ये बोतल है, ये अगर पुली है, और अगर ऐसे से ये घूम नहीं रही है, इसमें से बस ऐसे रस्सी से स्लिप हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। अगर इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा तभी तो गोल गोल घुमाएगी इसे। फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो ये तो इसे सीधा बस ऐसे स्लिप कर जाएगी। नहीं समझे? समझ गई? नहीं समझी? अच्छा। तो रस्सी वस्सी तो है नहीं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस बोतल से ही समझ लेते हैं, इस जो माइक के वायर में अगर मैं इसको ऐसे स्लिप करूँ तो ऐसे रस्सी स्लिप हो रही है ना। अगर मान लो इनके बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन हो तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो पूरा घूमेगा। जैसे अभी देख, पकड़ में इसको घुमा रहा हूँ तो घूम रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो सिंपल स्लिप हो जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो फिर इसको ऐसे घुमा नहीं सकता मैं, उस केस में फिर ये बस स्लिप होगा, स्लिपिंग हो रही है। समझ गई बात? सेट में आया दिमाग? और किसी के मन में कोई डाउट? तो भाई मासलेस है तो दोनों तरफ फोर्स सेम रहेगा, और फ्रिक्शनलेस तो इसका मतलब इसमें कोई भी रोटेशन होने वाला नहीं है। तीसरी कहानी है कि फ्रिक्शन, ये पुली का काम क्या होता है। तो तुम अभी तक में जो भी बात कर रहे हो ना, तुम बहुत भोले बच्चे की तरह बात कर रहे हो। तुम बात कर रहे हो पुली का काम होता है पानी खींचना। पानी तो डायरेक्टली मैं ऐसे झुक के खींच सकता हूँ ना यार, हाथ से पकड़ के। उस बाल्टी से अगर जब पुली नहीं होती है तो क्या मैं रस्सी डाल के और बाल्टी उसमें बांध के क्या कुएं से डायरेक्टली पानी नहीं खींच सकता? इजी करने के लिए, वेरी गुड। तो हम पुली का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए जो चीजें हैं वो इजी हो जाएं। तो देखो, ये एक मशीन है। मशीन में मतलब इसका कुछ ना कुछ मैकेनिकल एडवांटेज होता है कि हम अपना कुछ चीज़ें आसान करना चाह रहे हैं ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है मशीन के केस में इट इज लोड अपॉन एफर्ट। अब मान लो 10 किलो के पत्थर को उठाने के लिए तुमने 10 किलो ही फोर्स लगाना पड़ा, तो तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। ऐसी मशीन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें फोर्स उतना ही लगाना पड़ रहा है मशीन का इस्तेमाल करने के बाद भी, तो ऐसी मशीन का क्या चार्ज डालेंगे हम? क्या हमें क्या चाहिए कि हम फोर्स लगाएं, एफर्ट लगाएं इतू सा, और काम हो इतना ज्यादा। समझ गए बात को? तो वो काम करने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक मशीन में ये हमेशा आइडियली 1 से कम होना चाहिए, मतलब जो एफर्ट है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एफर्ट कम हो और लोड हम उससे ज़्यादा उठा सकें। समझ गए बात को? तो ये एक एक्स्ट्रा कहानी है, इसका कोई यूज़ नहीं है।
दूसरा, पुली का काम, अगर तुम्हें अभी तक मैं बताऊं, पुली का काम तुम अभी तक मुझे अच्छे से बता नहीं पाए हो। पुली का काम होता है टू चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस इतना काम है। फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना पुली का काम है। देखो कैसे, इस रस्सी को पकड़ के मैं ऊपर खींच रहा हूं, लेकिन अब मैं ऊपर नहीं खींचना चाहता, लेकिन मैं अभी भी ये चाहता हूं कि ब्लॉक ऊपर आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पुली लगा दी, फिक्स कर दी यहाँ पे, और इस रस्सी को ऐसे मोड़ दिया। अब मैं फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, मास अभी भी ऊपर आ रहा है। समझ गए बात को? तो पुली का काम है फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना। ये सब चीज़ें हालांकि ये तुम्हारे बोर्ड बोर्ड में पूछी नहीं जाती हैं, ये बस मज़े लेने के लिए हैं। अगर मज़े ले लिए हैं तो फिर आओ आगे की बात करें। सामने दिख रहा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एटवुड मशीन। जिसमें इस तरफ एक ब्लॉक है, इस तरफ एक ब्लॉक है, रस्सी इसके ऊपर से ऐसे घूम के आई है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर m1 m2 बराबर है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो जो भारी है वो नीचे आ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर चला जाएगा। यही तो होगा, सिंपल। तो मैंने क्या किया कि ऐसा मैंने मान लिया कि m2 इज ग्रेटर देन m1। मानने में तो क्या ही जा रहा है अपने पापा का, है ना। नीचे की तरफ इधर फोर्स क्या लग रहा होगा, m2g, और इधर फोर्स क्या लग रहा होगा, m1g। धरती माता खींच ली, सेम रस्सी सेम टेंशन। यही रस्सी घूम के इधर आई है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी ऑब्जेक्ट से अवे होगी, हमने पढ़ रखा है टी, और यहाँ पर भी टेंशन होगी ऑब्जेक्ट से होगी। समझ के बात? ये वाला ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, लेकिन किधर होगा, ऊपर की तरफ। क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है? तुम गधे हो। क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है? क्यों सेम नहीं है? अरे, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन सेम नहीं है। तो आंसर सही बोलो ना, अलग अलग थोड़ी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, वैल्यू थोड़ी अलग अलग है, वैल्यू सेम है, बट एक का एक्सेलरेशन ऊपर है और एक का एक्सेलरेशन नीचे है। तो एक्सेलरेशन सेम नहीं है, ये बात समझो। मशीन में या पुली में जब दो ब्लॉक बांध दिए जाएं तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है। उनका क्या सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड। समझ गई बात? तो गलत बात नहीं बोलनी। अब इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन हमें बनाना आता ही बचपन से। एफ इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, एम है। तो m1 पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, t बड़ा है कि m1g बड़ा है? अरे गधों, इस m1 की बात कर रहे हैं, m1 पे। m1 कौन बड़ा है, t बड़ा है कि m1g बड़ा है? क्यों? वेरी गुड। तो इक्वेशन क्या लिखी जाए, बोलो, तुम लोग बोलो। t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। पहली इक्वेशन हो गई। इस पे इक्वेशन लिख के बताओ मुझे, बोलो। m2g, क्योंकि ये नीचे है तो m2g बड़ा, माइनस t बराबर m2a। हाँ, बस ऐसे ऐसे मुंह चला के बोलना है, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम सीख गए हो। इतना चमक गया। दोनों इक्वेशन को अपन ने ऐड कर दिया, तो कौन मरेगा, t। तो किधर क्या आएगा, m2g माइनस m1g m1a प्लस m2a। समझ गई बात? बोतल से दिख नहीं रहा, इसको इधर रख दें। इसके बाद यहां से अगर अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मतलब याद कर लो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन को जल्दी करना है तो याद करना अच्छी बात है, तो उसको याद ही कर लेना चाहिए। बड़ा माइनस छोटा मास इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, यही मतलब है। m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। याद हो गया? ऐसे बात करते करते याद करना है अभी। m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 हो गया याद?
टेंशन निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यू रख दी T इज इक्वल टू m1g प्लस m1a। चमक गई बात। तो यहाँ से टेंशन हो जाएगी m1g प्लस m1a की वैल्यू तुमने निकाली है m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से ये क्या आ जाएगा, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं या फिर पूरा लिखूं, बोलोगे कुछ? डायरेक्टली लिख दूं। इसको जब तुम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये भी याद रखना है, दोनों चीज़ें याद कर लो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, और छापना शुरू करो। दोनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं। क्या हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोगों ने पुली थोड़ी बहुत सीख ली, पुली में क्वेश्चन बनाना सीख लिए। अब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे तरीके से सीखते हैं, अच्छे तरीके से सीख ही रहे हैं वैसे। तुम लोग आंसर बताते जाओ फटाफट। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। Find tension in string and acceleration of system. One, two, three. पहला वाला हो गया होगा, वैल्यू डालनी थी बस, फॉर्मूले तो याद ही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया 5 नहीं 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है सबका, है ना? फिर सो गई क्या? टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन का फॉर्मूला क्या था, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, दैट इज 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 थी या 12 और 12 पंजे 60, नहीं 12 दूनी 24, 24 न्यूटन हो जाएगा। सही है सबका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे ना यहाँ पे टेंशन पूछ लेता है, हिंज पे टेंशन कितनी है, टेंशन एट हिंज। तो ये टेंशन जरा एक बार इस पुली का एफवीडी बना रहा हूँ, बोर्ड पे नज़र बनाना। इस पुली के एफवीडी में रस्सी ऐसे घूम के एक इधर आई है, एक इधर आई है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो टेंशन टी है, यहाँ पर जो टेंशन टी है, तो यहाँ पर जो टेंशन टी नॉट होगी वो टी नॉट टी प्लस टी ऐसा नहीं लिख सकता मैं भाई? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इसका खुद का तो मास कोई है ही नहीं। तो ऊपर वाला फोर्स कितना है, टी नॉट। तो टी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमेशा, 2t के। तो टी नॉट हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 24, मतलब हिंज पर टेंशन आ जाएगी 48 न्यूटन। वेदांत भाई कोई डाउट है क्या? अगले वाले क्वेश्चन करने के लिए आप लोग करेंगे मैं करूं? मैं कर रहा हूं, मत करो ट्राई। सुनो इधर देखो,
मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरी तरफ देखने पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि एक तरफ तो 1 kg का ब्लॉक है और एक तरफ 2 ब्लॉक हैं। उन दोनों ब्लॉक को अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक ब्लॉक मान लिया जाए तो काम हो जाए। इस पुली के लेफ्ट साइड वाले को m1 और इसके राइट साइड वाले को m2 बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। एक 1 kg का ब्लॉक हो गया और एक 2 + 3 5 kg का ब्लॉक हो गया। आया ना? तो ये वाला सिस्टम नीचे जा रहा होगा और ये वाला सिस्टम किधर आ रहा होगा? ऊपर। तो एक्सेलरेशन तो मुझे पता चल गया, 5 - 1 अपॉन 5 + 1 इंटू जी, दैट इज 4/6 इंटू जी। तो आंसर इज 2g/3। क्या 10 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैंने 2g/3 छोड़ दिया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली गेम पता है क्या है? टेंशन निकालना। हाँ, अब बोर्ड पे नजर बनाओ, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत है। एक्सेलरेशन निकालना लल्लू काम था, अपन ने वो काम कर लिया। देखो यार, टेंशन निकालने के लिए तुम्हारे पास दो जगह टेंशन है, इसमें दो रस्सी हैं। जैसे यहाँ की टेंशन को अगर मैं T1 बोलूँ तो इस ब्लॉक पे ऊपर T1 लग रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे T2 लग रहा होगा, यहाँ पर ऊपर T2 लग रहा होगा। ऐसे ही हो रहा होगा। क्या सारा FVD बन गया? नहीं बना है। MG कहाँ बना है अभी? इस पे नीचे की तरफ 3G लग रहा होगा, इस पे नीचे की तरफ 2G लग रहा होगा, और इस पे नीचे की तरफ 1G लग रहा होगा। मैंने अभी तक बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व कर दिए, ठीक है। लेकिन अब इक्वेशन बना के, मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। T1 निकालने के लिए मुझे किसी भी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि T1 का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों को सिस्टम माना है। T1 तो मेरा इसके ऊपर शुरू हो रहा है ना, आया ना? सिमिलरली यहाँ पर इसको एक सिस्टम माना है, तो T1 तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी में टेंशन है। इसके नीचे वाले टोटल मास को तो अपन ने 5 मान लिया है, तो T1 तो डायरेक्टली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी, दैट इज 2 × 1 × 5 अपॉन 1 + 5 इंटू जी। तो T1 की वैल्यू अपन लिख देंगे 5 दूनी 10, मतलब 10g/6, मतलब 5g/3। ये तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। लेकिन असली गेम यह है T2 की कैलकुलेशन में, क्योंकि T2 के लिए तुमको सिस्टम मानने से कुछ होने वाला नहीं है। T2 के लिए तुमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं तुमको तीनों पे इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, बाकी तुम्हें फालतू की बातें। आओ इक्वेशन लिखें। तो सबसे पहले अपन 1 kg पे इक्वेशन लिखेंगे। ये ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन बनेगी T1 - 1g = 1a। पहली इक्वेशन बन गई, समझ में आ गई? FVD सबसे सही बनाना है। FVD में कहीं गड़बड़ नहीं करनी, मास नहीं भूलना है, वेट वाला कंपोनेंट, टेंशन नहीं भूलनी। ये नीचे जा रहा है तो T2 बड़ा होगा, दैट इज T2। इसी डायरेक्शन में 2G है प्लस 2G, अपोजिट में T1 है -T1 = 2a। कितनी इक्वेशन आ गई? 2। समझ में आ गई? कोई डाउट? पीली टी शर्ट। इस पे इक्वेशन लिखी जाए, नीचे की तरफ जा रहा है तो 3G बड़ा होगा, 3G - T2 = 3a। कितनी इक्वेशन हो गई? 3। आपको अगर ये फॉर्मूले नहीं भी याद हैं तो आप डायरेक्टली इक्वेशन बना के कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले अपन ने इक्वेशन बना के ही निकाले। तो जैसे मैंने 3 इक्वेशन बना दी, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं सिंपल, तो देख, इधर T1 इधर -T1 कट गया, इधर T2 -T2 कट गया। ये सब क्या बचे? 3G और 2G, 5G, 5G - 1G कितना होता है? 4G। तो AG OG 4G, तो 4G इधर हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 6 से। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से भी मैं 2g/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ या ना? 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इतना चमक गया। तो इक्वेशन तो ये मान लो कि वो तो रामबाण है, वो कभी फेल होगा ही नहीं। तुम्हें कोई फॉर्मूला आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सीधा इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम और दूसरा काम इक्वेशन। एक्सेलरेशन आ गया। T1 निकालने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में डाल दो? पहली वाली में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन इक्वेशन 1। ये मेथड नंबर 2 बोल सकते हैं अपन। इक्वेशन 1 में T1 की वैल्यू कितनी हो गई? G + a, दैट इज G + 2g/3
तो 3 और 2 5 मतलब 5g/3 सेम आ रही है भाई। यहाँ पे भी ये सेम आई, यहाँ पे सॉल्व करके इक्वेशन से भी सेम आई। कोई डाउट? t1 की वैल्यू उठा के या फिर आप सीधा इक्वेशन नंबर 3 में आ जाइए। यहाँ पे लिख दें क्या, या अगले पेज पे लिखें? हाँ, अगले पेज पे लिख दें। उधर वाला तो लिख लिया तुमने? सिंपल। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्लास चल रही है क्या? जैसे एक्सेलरेशन पता चल गया, अब मैं बात करूंगा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में सॉरी 3, क्योंकि 3 में सीधा t2 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 3g माइनस t2 इज इक्वल टू 3a, और एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी मैंने 2g/3। t2 हो जाएगा मेरे पास 3g माइनस 3 से 3 कट गया 2g, तो t2 की वैल्यू आ गई g न्यूटन। समझ गए बात को? तो इक्वेशन तो कभी फेल होनी ही नहीं है। तुम 3 ब्लॉक है 3 इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, 4 ब्लॉक है 4 इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है? तो पहला काम ध्यान रखो, दिमाग में सेट करो, पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरा काम इक्वेशन। दो इससे सारे क्वेश्चन होंगे, छाप लिया जाए। आज के लिए इतना ही, और करना है? हाँ, आज के लिए इतना ही लिख पाएंगे तब तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।